डाले गए हैं, जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं। एक तरफ जहां दुनिया में औरतें चांद पर जा रही हैं, स्पेस ट्रैवल कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो हालात मौजूद हैं, जो जुल्म और ज्यादती, जो बर्बरियत औरतों के खिलाफ हो रही है, वो दरिंदगी की हद को पार करती जा रही है। ना उनकी इज्जतें महफूज है, ना तालीम का इंतजाम है। हद तो ये हो गई कि वो अपनी मर्जी का लिबास तक नहीं पहन सकती। हमसे कहा जाता है कि अगर आपको तालीम हासिल करनी है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ना है, तो अपने सरों से दुपट्टा उतारना होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, ये जालिम लोग कौन है हमें हुक्म देने वाले? जब भारत का संविधान हमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लोथिंग, हर चीज का हक देता है, हमें अपने मर्जी के मजहब पर चलने की, अपने मर्जी का लिबास पहनने की, अपने मर्जी की जिंदगी जीने की हक देता है, तो ये कौन लोग हैं जो हमारे सरों से दुपट्टा उतारना चाहते हैं? इन्हीं सब हालात को मद्देनजर रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने औरतों के लिए एक मखसूस प्लेटफॉर्म वुमेन इंडिया मूवमेंट के नाम से बनाया। ये वो प्लेटफॉर्म है जो हर तबके और हर मजहब की औरत का इस्तकबाल करता है। वो औरतें जो संविधान नहीं जानती, जो अपने हक को नहीं जानती, जो अपने हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ सकती, उन तमाम औरतों को अपलिफ्ट करने का काम, उन्हें एम्पावर करने का काम वुमेन इंडिया मूवमेंट का प्लेटफॉर्म करता है। जहां आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भारत में 18 स्टेट्स में इस्टेब्लिश हुई है, वहीं वुमेन इंडिया मूवमेंट भारत भर में 12 स्टेट्स में अपनी कमेटी इस्टेब्लिश कर चुकी है और तमाम स्टेट्स में वुमेन इंडिया मूवमेंट का काम जारी है। आपको वुमेन इंडिया मूवमेंट की ताकत का अंदाजा अगर लगाना है, तो सीएए एनआरसी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट का जायजा लीजिए। जब सीएए एनआरसी का कानून लाया जा रहा था, उस वक्त दिल्ली से लेकर कर्नाटक हर स्टेट में सड़कों पर बैठने वाली औरतें, एहतजाज करने वाली औरतें, अपनी आवाजों को बुलंद करने वाली औरतें, वो वुमेन इंडिया मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से थी। जब हमारी औरतों ने अपने हक के लिए, जब वो घरों से बाहर आई, सड़कों पर उतरी, एहतजाज किया, अपनी आवाजों को बुलंद किया, तब इस सरकार को, ये मनुवादी सरकार जो मौजूद है, उसे ये काला कानून वापस लेना पड़ा, इस पर रोक लगानी पड़ी। ये वुमेन इंडिया मूवमेंट की ताकत है। मैं आपको बताते चलूं, वुमेन इंडिया मूवमेंट का ये प्लेटफॉर्म आपके अपने शहर मुंब्रा में भी मौजूद है और मैं दावत देती हूँ मुंब्रा की तमाम खवातीन को, लड़कियों को, कि वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, आकर हमसे जुड़े और हम आपको बताएंगे कि कानून के दायरे में रहते हुए, कानून के तर्ज पर चलते हुए अपने हक को, अपने हुकूक को किस तरह हासिल किया जाता है। एसडीपीआई जिस तरह अपने कैडर्स को ट्रेनिंग देती है, उसी तरह वुमेन इंडिया मूवमेंट के भी कैडर्स को, औरतों को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें सारे कानूनी काम सिखाए जाते हैं। अगर हम अपने कामों की फहरिस्त बताएं तो वक्त कम पड़ जाएगा। सिर्फ चंद चीजें बताना चाहूंगी कि जब हमारे 12 नाम की एक इस्लाम विरोधी मूवी बनाई गई,
और ये बताया गया था कि इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, उन्हें जलील समझता है। उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करने वाली यही मुमरा की वुमेन इंडिया मूवमेंट की टीम थी। और हमने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की। उन सीन्स और डायलॉग्स को डिलीट करवाया और फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। मुमरा के लोगों, मसला चाहे औरतों का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे नौजवानों का हो, ये मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक आपकी सियासत तब्दील नहीं होगी, जब तक आप सूझबूझ वाली, समझदारी वाली सियासत नहीं करेंगे, सोच समझकर अपने कायदीन को नहीं चुनेंगे, तब तक आपके मसाइल ये 500,000 बांटने से हल नहीं होंगे। 15 सालों से जो हम देख रहे हैं, अपने शहर के एमएलए साहब को, जिनको बार बार आपने मौका दिया, उन्होंने हमारे इस मुंबई शहर को एक गेटोस बनाकर रखा है। इस शहर को गेटो के नाम से जाना जाता है। ना कोई सुविधाएं मुहैया की गई हैं, ना क्वालिटी एजुकेशन का इंतजाम है, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंतजाम है, ना हेल्थ केयर की कोई सर्विस दी जा रही है। अब ये आपका काम है कि आप तब्दीली का मौका है। अब भी अगर आपने अपनी वोट का, अपनी शहादत का सही इस्तेमाल नहीं किया, सही गवाही नहीं दी, अब भी अगर आप जालिम को ही वोट देते आएंगे तो महशर में आपका अंजाम उसी जालिम के साथ होगा। अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे इसी बात का दरख्वास्त करूंगी कि आने वाले 20 तारीख को हमारे कैंडिडेट सरफराज शेख साहब को ऑटो रिक्शा का बटन दबाकर चुनिए, उन्हें भारी मतों से जिताइए ताकि आपके मसाइल का हल निकाला जा सके। जज़ाकल्लाह खैर। टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से प्रोग्राम थोड़ा फास्ट किया जाएगा। मेरे सारे रिस्पेक्टेड स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट टाइम अपनी बात रखें। हमारे अगले स्पीकर को बुलाने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मौलाना मुजम्मिल साहब को मैं दावत सुखन देता हूं, आकर अपनी बात रखें शॉर्ट पीरियड में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्सुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज पूरा इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। काफ़ी दिनों से हम ये गौर कर रहे हैं कि हमारा जो एमएलए 15 साल से यहाँ पर जो हुकूमत कर रहा था, जितेंद्र अवार्ड, इसने हमारे इस शहर को 15 साल और पीछे ढकेल दिया है। अगर दोबारा फिर इसको अगर मौका दिया जाए तो 15 साल नहीं बल्कि 20 साल और पीछे ढकेल देगा। यानी इन 15 सालों में मुमरा वालों के ऊपर सिर्फ जुल्म ही जुल्म हुआ है। अगर से हम रिजर्वेशन ज़मीन का मसला ले ले तो वहाँ पे उन्होंने अपनी इमारतें खड़ा कर दी। कब्रिस्तान का मसला ले ले तो उसकी ज़मीन हड़प कर ली गई। स्लाटर हाउस का मसला ले ले तो वो हमें मिला नहीं। मुमरा के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी गर्ल्स कॉलेज खास कोई नहीं है, जबकि हमारी यहाँ की लड़कियाँ बाहर दूसरे सफ़र कर करके ट्रेन में तालीम हासिल करने के लिए जा रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो। हमें भी यही करना है कि हमें देखना है कि जुल्म करने वाला कौन है और मजलूम कौन है। चाहे वो जुल्म करने वाला, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जुल्म करने वाला आदिवासी हो, चाहे वो जुल्म करने वाला किसी और पार्टी से ताल्लुक रखने वाला है, हमें उनका साथ नहीं देना है। हमें ये देखना है कि मजलूम कौन है। मजलूम चाहे फिर वो दलित हो, मजलूम चाहे फिर वो आदिवासी हो, मजलूम चाहे फिर वो हमारा हिंदू भाई हो, मजलूम चाहे फिर वो हमारा मुसलमान हो, हमको उसका साथ हर हाल में देना है। और ये एसडीपीआई पार्टी है, यह हर एक मजहब के लोगों को एक साथ में लेकर चलती है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवे के कामों में लोगों की मदद करो, गुनाहों के कामों में मदद मत करो। ये चोर लोग, एक तरफ जितेंद्र अवार्ड, एक तरफ नजीब मुल्ला। बहुत से लोग ये सवाल करते कि भाई नजीब मुल्ला तो मुसलमान है, तो इसको वोट देना चाहिए। ये नजीब मुल्ला कौन है? ये नजीब मुल्ला बीजेपी का आदमी है। यही वही बीजेपी है जिसने हमारी मस्जिदों को गिराया। यही वो बीजेपी है जिसने गुजरात के अंदर दंगे कराए। यही वो बीजेपी है जिसने हमारे नौजवान, बेगुनाह नौजवानों को जेल के अंदर डाला। यही वो बीजेपी है जो आज हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाना चाहती है। सीधी सीधी बात है कि यहाँ नजीब मुल्ला को एक मोहरा बनाया गया है और इसके जरिए यहाँ पर बीजेपी को मजबूत होना है और यहाँ पर मुमरा वालों पर हम मुसलमानों के पर यह हुकूमत करना चाहती है और ये संविधान को खत्म करना चाहती है। हम देखेंगे हमारे मुमरा का हाल बहुत बदतर हो चुका है। अगर हमारे बीच में कोई ऐसा बंदा खड़ा हुआ है, कोई ऐसी पार्टी खड़ी हुई है जो हक के लिए हमेशा आवाज को बुलंद करती है, जो हमेशा मुस्लिमों का साथ देती है, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। कुरान पाक में इरशाद है, एक दबे हुए लोगों की, कमजोर लोगों की आवाज है जिसकी कुरान करीम तर्जुमानी करता है, रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़र्यति ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। कि अल्लाह इस जालिमों के शहर से हमको नजात दे, इन जालिमों से हमको नजात दे और एक अच्छा वली और एक अच्छा जिम्मेदार हमारे लिए मुकर्रर फरमा। अगर आज एसडीपीआई आज अगर हमारे लिए मैदान में आई है, ये ईमानदार लोग अगर आज हमारा कुछ भला चाहते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और इनको सपोर्ट करें और इनका साथ दें। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा टाइम की किल्लत की वजह से, कि जो एसडीपीआई पार्टी है ये इलेक्शन के वक्त में भी मौजूद है। जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है कोशिश करना, मेहनत करना। बाकी जिताना और हराना ये अल्लाह के हाथ में है। जिस तरह हम अभी मेहनत कर रहे हैं, इस इलेक्शन के बाद भी हम मेहनत करते रहेंगे। जो हमारा साथ देगा हम उसको इज्जत देंगे, जो हमारे पीछे खड़ा रहेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे और जो हमारे बीच में आएगा हम उसको कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कि मुंतजिर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है, आपके आने की हसरत भी है, अरमान भी है। आपको इस शायर से पता चल गया होगा, इस शेर से पता चल गया होगा कि हमें जिसका बहुत देर से इंतजार था और जो हमारे यहाँ की आन बान और शान, वो हमारे बीच में इंशाल्लाह भी पधारेंगे, अपनी बात रखेंगे। कि दो लाइन उनके लिए है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा हमारा, ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा हमारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं दावत सुखन देना चाहता हूं हमारे एमएलए कैंडिडेट सरफराज शेख साहब का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरफराज भाई आगे बढ़ो, सरफराज भाई आगे बढ़ो। एसडीपीआई का नारा है, एक दो, अरे जोर से बोलो, एक दो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ अमृत नगर में सागर रेस्टोरेंट के बाहर जो आने वाला विधानसभा इलेक्शन है उसके सिलसिले में यहाँ पे पब्लिक मीटिंग और एक सभा कर रहे हैं। यह इलेक्शन क्यों होता है ये हमको समझना है। इलेक्शन इसलिए होता है कि जो वोट देता है उसको पूरा राइट्स मिले, उसको पूरा हक मिले। जो गवर्नमेंट से आते हैं स्कीम्स, जो गवर्नमेंट से माइनॉरिटी फंड्स आते हैं, जो एमएलए के फंड्स आते हैं, जो कॉर्पोरेट की नीति होती है, वो बराबर हक अवाम तक के आए, वो बराबर 100% पैसा या अवाम में खर्चा हो। इसके लिए इलेक्शन होके हम एक लीडर चुनते हैं, लेकिन वो लीडर चुनने के बाद, वो लीडर बनने के बाद वो डीलर बन जाता है। आज हम देखेंगे यहाँ पे जो जितेंद्र अवार्ड एमएलए है, वो जो वोट्स मांग रहे हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे नहीं मांग रहे हैं। वो वोट्स एक
डर की राजनीति, एक हिंदू मुस्लिम का डर दिखा के वोट्स मांग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अगर आप वोट्स नहीं दिए तो बीजेपी आ जाएगी, अगर आप वोट्स नहीं दिए तो एनआरसी आ जाएगा। ये हमको समझना है जितेंद्र अवार्ड जी, ये जो बीजेपी है ये आज से नहीं है, 1925 से है। ये जो एनआरसी का कानून है ये आज से नहीं है, ये कांग्रेस ने उसको जन्म दिया था 2012 में। ये जो अपने आप को सेक्युलर की घंटी बांध के घूम रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़े सेक्युलर है, तो सेक्युलर का मायने इनको समझना होगा कि सेक्युलर क्या होता है। जब 2014 में महाराष्ट्र में पूना के इसमें डिस्ट्रिक्ट में जब मॉब लिंचिंग हुई थी मोहसिन की, तब ये सेक्युलर लोग कहाँ थे? आज भी वो मोहसिन की फैमिली को इंसाफ नहीं मिला और ये सेक्युलर का डंका गाते हैं। 91 वर्शिप एक्ट जो मस्जिद का है, मंदिर का है, क्रिश्चियन का है, गुरुद्वारा का है, वो एक्ट में साफ साफ लिखा है कि 1947 से पहले जितने भी धर्म स्थल है वो ऐसी रहेंगे, उसका ना सर्वे होगा ना डेमोलिशन होगा, जो एज इट इज है वो वैसी रहेगा। ये एक्ट बोलता है 91 का। फिर भी आप देखेंगे एनक्रोचमेंट के नाम पे कभी मंदिर, कभी मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, कभी मदरसे को शहीद किया जा रहा है। तो सेक्युलर की आवाज कहाँ है, ये हमको समझना है। ये बड़े बड़े सेक्युलर के दावे करते हैं, जब कोई समाज का इशू होता है तो सेक्युलर लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? ये अपने घर में, अपनी ऑफिस में एसी की हवा खाते हैं, पर रोड पे नहीं आते हैं। ये हमको समझना है। ये आ गए हैं, बोले जितेंद्र अवार्ड को नहीं लेंगे तो शरीयत खतरे में आ जाएगा, कुरान को बचाना रहेगा। अरे पागलो, अरे बेवकूफो, जब शरीयत खतरे में थी 2019 में, जब 3 तलाक का कानून पास हुआ था, तो कहाँ था वो शरद पवार, कहाँ था वो अजित पवार, कहाँ था वो जितेंद्र अवार्ड, कहाँ था वो नजीब मुल्ला, कहाँ था वो उद्धव ठाकरे, कहाँ था वो अरविंद केजरीवाल, कहाँ था वो समाजवादी का अखिलेश, कहाँ था वो अभिलाषी मासी? ये सब सेक्युलर नहीं है, सब अपने पर्सनल मफाद के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। ये वही पार्टी है सीपीआई जो अवाम के लिए काम करती है, हर मजलूम के लिए काम करती है, उनको इंसाफ दिलाने का काम करती है। आज हमारे दिमाग में क्या डाला गया है? गटर, नाला, मीटर, ये साफ कर दो, ये पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई, ये डेवलपमेंट नहीं है। अगर आपके दुकान के बाहर गटर बहती है, आप दुकान के लेटर हेड पे एक कंप्लेंट डालो, म्यूनसिपालिटी वाला आएगा, साफ करके जाएगा। लाइट का मसला है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, लाइट वाला आएगा, लाइट का मसला हल करके जाएगा। पानी का मसला है, वाटर डिपार्टमेंट में जाओ, कंप्लेंट करो, पानी नहीं है, टैंकर भरेगा, पाइपलाइन खराब है, आके पाइपलाइन बना के जाएगा। ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट से फंड आते हैं, जो हर गरीब के लिए आते हैं, वो गरीब तक पहुंचे, ये डेवलपमेंट है। जो गरीब, जो फैमिली अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकती, उसको गवर्नमेंट से फंड आता है, गवर्नमेंट से स्कीम आती है ताकि वो गरीब फैमिली अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सके, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है। जो फैमिली गरीब इलाज नहीं कर सकती, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट से स्कीम आती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराए, ये गवर्नमेंट का, ये जो स्कीम है ये डेवलपमेंट का हिस्सा है। आपको पता है कोई गरीब 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करने से डरता है, या आज तक आवाम को छुपा के रखे। जो चैरिटी कमीशन होता है, चैरिटी कमीशन से अगर 10 लाख हॉस्पिटल है बॉम्बे में, हिंदुजा हॉस्पिटल है, चांदनी रोड में सैफी हॉस्पिटल है, जुपिटर हॉस्पिटल है, कालचक्कर हॉस्पिटल है, अगर यहाँ पे चैरिटी कमीशन से अलर्ट है तो यहाँ पे फटा कपड़ा पहन के भी वो गरीब जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर सकता है। यह डेवलपमेंट का हिस्सा है। लेकिन हमको क्या बताओ, ये गटर, नाला, मीटर, नेता के पीछे घूमो, उनके तलवे चाटो, ये डेवलपमेंट नहीं है। हम कब समझेंगे? ये बीजेपी का डर बताते हैं, बोले हमको वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी को लाने वाला कौन है? बीजेपी को लाने वाला यही शरद पवार है। जब नागालैंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, यही शरद पवार ने अपनी 2 सीट देके नागालैंड में बीजेपी की सरकार बनने में मदद की है। क्या ये बीजेपी का डर बताएंगे? ये हमको अंधेरे में डालते हैं, हमको समझना है। दूसरी तरफ वो नजीब मुल्ला आते हैं, वो बीजेपी के गोद में बैठे हैं और यहाँ पर मुसलमान का वोट मांगते हैं।
हमने हमेशा वोट दिया, लेकिन वोट के नाम पे हमको क्या मिला? हमारे खिलाफ काले कानून आए कि नहीं आए? 3 तलाक के कानून आए, अभी वक्त के कानून आए। हमने 6 महीना पहले हमारा जो उलेमा, जो सर का ताज है, उन्होंने बोले भर भर के वोट से मशाल वाले को, भर भर के वोट से इंडिया अलायंस वाले को वोट से हमने दे दिए। वोट के बदले उनको क्या मिला? वो वोट बिल जैसा जेपीसी में जो गया है, वो काला कानून आने वाला है। वो 9 एमपी जो मशाल के एबसेंट है, वो जो इंडिया अलायंस वाले जो अपना मुंह बंद करके बैठे थे गूंगे लोग की तरह, उनकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान खतरे में है। ये हमको समझना है, हमारे वोट की अहमियत को समझना है। ये इन बेवकूफों के चक्कर में हमको नहीं आना है। आप देखेंगे ये जो एमएलए का इलेक्शन अभी आ रहा है, एमएलए का काम क्या होता है? एमएलए का काम कॉर्पोरेट के पीछे घूमना नहीं होता है। एमएलए का काम मंत्रालय से वो स्कीम ला के देना होता है। एमएलए का काम जितना भी यहाँ पर रिजर्वेशन प्लॉट है उसको बना के आवाम तक पहुंचाना होता है। स्कूल बंद, स्कूल का प्लॉट है उसको बना के स्कूल चालू करना होता है। कब्रिस्तान का प्लॉट है उसको कब्रिस्तान को चालू करना होता है। शमशान का प्लॉट है शमशान चालू करना होता है। हज हाउस का प्लॉट है हज हाउस ला के देना होता है। उर्दू भवन है उर्दू भवन बनाना होता है। लाइब्रेरी है लाइब्रेरी बनाना होता है। प्लेग्राउंड है प्लेग्राउंड ला के देना होता है। यह क्या एमएलए का काम होता है? लेकिन एमएलए जो है, मैंने क्या बोला, हम लीडर बनाते हैं, वो लीडर बन जाते हैं। जब जितेंद्र अवार्ड 2009 में अपने यहाँ पे फॉर्म भर रहे थे, तो उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने बताए थे वो 4 करोड़ रुपया थी। 2014 में जब वो फॉर्म भरे, उनकी प्रॉपर्टी जो थी 10 करोड़ रुपया थी। 2019 में जब वो फॉर्म भरे, उनकी प्रॉपर्टी 47 करोड़ हो गई। 2024 में उन्होंने फॉर्म भरे, उनकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ हो गई। हो सकता है क्या 1 करोड़? उनकी प्रॉपर्टी 103 करोड़ हो गई। ये सोचना है हमको। जो एमएलए की पगार 2 लाख रुपया अगर महीना हो, मैं अगर मोटा मोटा पकड़ू, जो एमएलए की पगार 2 लाख रुपया महीना हो, वो 15 साल के टेन्योर में 3 करोड़ 60 लाख रुपया उसने सर्विस से कमाया। मैं मोटा मोटा 5,000 पकड़ता हूं। क्या 5,000 में उनकी फैमिली का खर्चा नहीं है? वो घर में खाना नहीं खाते, उनका पर्सनल फंड नहीं कटता, उनका ये स्कीम में नहीं कटता। तो जो 5 करोड़ रुपया 15 साल में कमाने वाली की जो सैलरी है वो 103 करोड़ कैसा हो गई? ये कभी हमने पूछा? हमने वोट दिया, कभी पूछे? ये जो एमएन मोदी का हॉस्पिटल है, इसमें हमारी कितनी बहन शहीद हो गई, कभी डिलीवरी के टाइम पे, कभी कुछ बीमारी के टाइम पे, कभी कोई भाई हमारा इंतकाल कर गया। क्यों? क्योंकि वहां फैसिलिटीज नहीं थी। 2009 में 10 में जब ये हॉस्पिटल बनता है, इसकी कॉस्टिंग लेती है 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ में आपको 4 माले का हॉस्पिटल मिल जाता, लेकिन उसकी कॉस्टिंग 2022 में 260 करोड़ रुपया पहुंच जाती है। कभी हमने पूछा? 260 करोड़ में वही लाइट है, वही फैन है, वही ट्यूबलाइट है, वही वेंटिलेटर मशीन है, वही मेल वार्ड है, वही फीमेल वार्ड है, वही सोनोग्राफी मशीन है, वही सीटी स्कैन मशीन है। और हॉस्पिटल में 4 माले का बनना था, वो 1 माले पे रह गया। तो बाकी का पैसा कहां गया? और यहाँ पे कुछ लोग गली गली घूम रहे हैं, बोले जितेंद्र अवार्ड को वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। अरे कम बख्तो, बीजेपी तो पहले से आ चुकी है। बीजेपी को आप क्यों मजबूत कर रहे हो तुम लोग? जब शरीयत के खिलाफ 3 तलाक का जब कानून बदला था, 5 एमपी कांग्रेस के एब्सेंट थे। कितने? 5 एमपी। वही कांग्रेस, वही अलायंस, वही एमबीए। शरद पवार एब्सेंट है एनसीपी, वही कांग्रेस, वही अलायंस, वही एमबीए। उसमें प्रफुल्ल पटेल भी एब्सेंट है, वही एमबीए, वही अलायंस। तभी अजीत पवार भी एक थे, तभी शरद पवार भी एक थे, तभी नजीब मुल्ला भी एक थे, तभी जितेंद्र अवार्ड भी एक थे। ये जो 2009 से 2024 तक जो हमको यहाँ पे फ्लैक्स नहीं मिला, इसमें जितेंद्र अवार्ड की अकेले की गलती नहीं है, इसमें नजीब मुल्ला भी शामिल है। नजीब मुल्ला के साथ जितेंद्र अवार्ड भी शामिल है। जितेंद्र अवार्ड के साथ एनसीपी के जितने भी नीचे कॉर्पोरेटर है वो भी शामिल है। ये सब बिल बांट के आप लोग की मलाई खाए है। फिर जब इलेक्शन का वक्त आता है, ये 200, 500, 1000 रुपया बांटते हैं।
फिर ये 200-500 बांटते हैं, आपको गुलाम बनाते हैं, फिर ऑफिस से इलेक्शन जीतते हैं, फिर फंड में से चोरी करते हैं, फिर इलेक्शन का टाइम आता है, फिर 20 करोड़ बांटेंगे, फिर जीतेंगे, 100 करोड़ कमाएंगे। ये काम कब समझेंगे? आपको जिम्मेदार बोल रहे हैं जितेंद्र आवाज को वोट दो, बोल रहे हैं नजीब मुल्ला को वोट दो। नजीब मुल्ला ने हमको ऑफर भेजा था, ये एसडीपीआई वाले को पता है क्या ऑफर भेजा था? बोले आप लोग बैठ जाओ, ये ऑफिस का रेंट हम जिंदगी भर भरेंगे, आपको कितनी कॉर्पोरेटर सीट चाहिए वो हम देंगे। कोई 3rd पर्सन से ऑफर भेजा था। हम बोले अच्छा ऑफर है, लेकिन हमारा भी ऑफर है। तो बोला आपका ऑफर क्या है? हमारा ऑफर यह था, वो जो रामगिरी का बच्चा, वो खबीस का बच्चा, वो शैतान का बच्चा जब अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था, हमने नजीब मुल्ला भाई को एक ही ऑफर दिया, आप जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन हो, आप ऑलरेडी पावर में हो, वो खबीस के बच्चों को पकड़ के जेल में डालो, उसको सजा दिलवाओ, ये हमारा ऑफर है। तो बोले ये नहीं हो सकता। तो 2 वर्ष पॉलिटिक्स पे नजीब जब नजीब मुल्ला उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, जब शरद पवार उसको अरेस्ट नहीं करवा सकते, जब अजित पवार, जितेंद्र आवाज, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी उसको अरेस्ट नहीं करवा सकते, तो कार के सेक्युलर लोग हैं ये सेक्युलर एक्टर्स लोग हैं जो 70 सालों से हमारे सिर्फ वोट ले रहे हैं और हमारे खिलाफ ही कानून बनाए जा रहे हैं। ये हमको समझना है। जब वहां पे रिजर्वेशन प्लेस नहीं मिल रहा था, आज वो नजीब मुल्ला लाते हैं, बोला मैं जीत के आऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब मील बाट का मलाई नोट फरमा रहे थे अवाम का, तब आप कहां थे? ये हमको समझना है। अभी इलेक्शन में जो बड़ा मुद्दा है टोरेंट लाने वाला कौन है भाई? देखो बोलने की जरूरत ही नहीं है। टोरेंट लाने वाला यही तुतारी वाला जितेंद्र आवाज लोग जो 2019 में 20 में देवेंद्र फडणवीस को रिक्वेस्ट करते हैं। देवेंद्र फडणवीस का बाकायदा स्पीच है कि मेरे को जितेंद्र आवाज ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि टोरेंट ला के मुमरा में तो गवर्नमेंट बॉडी हटाओ। यहाँ पर जब टोरेंट आ गई, टोरेंट के जुल्म से जब लोग यहाँ परेशान थे, तब वो टाइम पे भी वो सीटिंग एमएलए थे 2019 से 24 तक। क्या वो टोरेंट नहीं भगा सकते थे? भगा सकते थे कि नहीं? वो टाइम पे वो और ज्यादा मजबूत थे, अजित पवार भी साथ में थे। अभी नजीब मुल्ला भाई आते हैं, बोलते मैं जीत के आऊंगा तो टोरेंट भगाऊंगा। वो पहले से ही सरकार में है बीजेपी के साथ, क्या वो टोरेंट नहीं भगा सकता? भगा सकता है कि नहीं? तो क्यों नहीं भगा? ये जब हॉस्पिटल प्राइवेट हो रहा था, आपको पता है थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक सभा लगती है, वहां पर मेयर बैठता है। वो मेयर कलवा से लेके शिवकोटा तक के नगर सेवक को बुलाता है मीटिंग में और सामने बिठाता है। कितने? 139 नगर सेवक। उसमें एनसीपी के भी लोग थे, तभी तो एक ही एनसीपी थी। उसमें शिवसेना के भी थे, उसमें बीजेपी के भी थे, उसमें एमआईएम के भी थे, उसमें सब मिक्स नगर सेवक थे। जब मेयर पूछता है कि भाई मैं ये हॉस्पिटल प्राइवेट कर रहा हूं, अगर हम यहाँ पे नगर सेवक बैठे हैं और पूछेगा कि हॉस्पिटल में प्राइवेट करता हूं, तो नगर सेवक का काम क्या है? हॉस्पिटल प्राइवेट होने देगा? लेकिन 139 नगर सेवक ने आपके लिए आवाज नहीं उठाई, भर भर के आपका वोट लिया, लेकिन आपके खिलाफ ये जो स्कीम जो इतनी अच्छी जो महाराष्ट्र म्यूनिसिपल हॉस्पिटल जो आ रहा था उसको उन्होंने कैंसिल करवा दिया। सबसे बड़ी चीज जो अप्रूवल में साइन लगती है हॉस्पिटल प्राइवेट होने की, यहाँ का एनसीपी जो एक्स कॉर्पोरेटर है, यहाँ का जो अपोजिशन लीडर था शानू पठान की, उसमें सबसे पहले साइन है, वो हॉस्पिटल प्राइवेट हुआ। अपनी आंखें खोलो। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते। हमको मालूम है ये काम जो रिजर्वेशन प्लॉट है, अगर आप एक बार सरफराज सैयद अली शेख को, जो हमारी निशानी ऑटो रिक्शा है, 10 नंबर पे हमारी बटन है, एक बार मंत्रालय भेजो, हम आपसे वादा करते हैं, रिकॉर्ड करो मेरी यहाँ पे वीडियो, लोड कर लो, हम आपसे वादा करते हैं 1 इंच, 1 फुट, 1 गुंडा, 1 एकड़ इंशाल्लाह वापिस आवाम में लाके देंगे इंशाल्लाह। और लाने की ताकत भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमको यहाँ पे भाषण नहीं कर रहे, हमारी कोई उनसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई एमएलए से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई कॉर्पोरेटर से पर्सनली दुश्मनी नहीं है।
है, लेकिन हमारे में एसडीपीआई वालों में एक आदत एक खूबी बहुत है, गलत को गलत बोलो, सही बोलो और डंडे की चोट पे बोलो। हेलो हेलो, गलत को गलत बोलो। हेलो, हमारी एसडीपीआई में एक खूबी बहुत है, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। जो भी बोलो सामने क्यों ना हो, बोलो सामने मोदी क्यों ना हो, सामने अमित शाह क्यों ना हो, वो गलत बोलो, गलत है, डंडे की चोट पे बोलो। यह एसडीपीआई का काम है। अभी कितने लोग हमको बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं आज जीत के आएंगे तो रिजर्वेशन प्लॉट ला के दे देंगे क्या, आज जीत के आएंगे तो तोरण भगा देंगे क्या। जब ये रमजान महीने में अमित शाह एनआरसी का कानून ला रहा था, तब ये सेक्युलर लोग, दिखावे वाले लोग कहां थे? क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान में रोड पे उतर के प्रोटेस्ट किए? कोई भी नहीं उतरा। ये वही पार्टी एसडीपीआई पूरे हिंदुस्तान में रोजा रख के कड़ी धूप में सीएनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेस्ट के साथ आज जो आप लोग यहाँ पे भाई लोग बैठे हैं, यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे हमारे भाई जो खड़े हैं, आज जो आप लोग सुकून की सांस ले रहे हैं, ये सीएनआरसी कानून पे जो स्टे लगाए हैं, ये एसडीपीआई वाले लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ये सेंट्रल कानून को, कुछ भी काले कानून को सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका सकते हैं, तो एक टोरेंट और रिजर्वेशन प्लॉट तो बहुत मामूली सी चीज है। जब केरला में वायनाड में वहां के एमपी कौन? राहुल गांधी, वहां के एमपी वायनाड में केरला में जब लैंडस्लाइड होती है, काफी मासूम लोग, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, दूसरे समाज के लोग भी है, जब वो लैंडस्लाइड होती है काफी लोग, उन लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तब ये राहुल बाबा जो एमपी थे वहां के एक भी बार खाली विजिट किए, लेकिन उनकी लाश निकालने के लिए कोई भी नहीं गया, ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता गया, ना कोई अलायंस वाला गया। उनकी लाश निकालने के लिए 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर यही एसडीपीआई के कैडर, यही एसडीपीआई के लीडर्स 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पहाड़ पे गए। कभी किसी का हाथ लेके आ रहे हो, कभी किसी का कटा हुआ पैर लेके आ रहे हो, किसी का कटा हुआ सर लेके आ रहे हो, लाके उनको फिर उनका अंतिम संस्कार किए, किसी को दफना है। कौन किया काम? ये आवाम का, ये एसडीपीआई ने किए। ये भेदभाव नहीं देखती। लेकिन यहाँ पे राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी। ये बीजेपी को कैसा रोकना, ये एसडीपीआई के कैडर्स, ये एसडीपीआई के लीडर बहुत अच्छे से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमित शाह, एक ये क्या बोलते हैं, जोक है थोड़ा सी। अमित शाह जब सलून में जाते हैं बाल कटाने, वो आधे टकले आधा बाल है उनका। जब वो बाल कटाने जाते हैं तो उनको बाल काटने को तकलीफ होती है सलून वाले को। नहीं ना, आगे है थोड़ा पीछे। तो जब कटाने जाते हैं, अरे भाई को थोड़ा बहुत तो वो फिनिशिंग देना रहता है ना, तो वो जाते हैं तो सलून वाले को बहुत दिक्कत होती है उसके बाल काटने को। तो वो एसडीपीआई की तारीफ करता रहता है अमित शाह को, तारीफ करते 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 अमित शाह थक जाता है, पूछता है तू एसडीपीआई की तारीफ क्यों कर रहा है? बोले जब भी मैं एसडीपीआई का नाम लेता हूं तुम्हारे जो बचे हुए बाल ना वो खड़े हो जाते, लोग काटने को आसानी रहती है। ये एसडीपीआई है। जब उन लोग जो सेंट्रल में बैठे हैं वो एसडीपीआई को समझ गए, तो हम पब्लिक लोग एसडीपीआई को क्यों नहीं समझ रहे? हम यहाँ पे पैसा कमाने नहीं आए। आज मेरे ऊपर जो भी एफआईआर है, मेरे ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गाली गलौज, कोई मोहल्ले का झगड़ा पे एफआईआर नहीं है। मेरे ऊपर आप जैसे समाज लोग को इंसाफ से दिलाना, जुल्म से निकालना, उसकी एफआईआर मेरे ऊपर है। जब ये एमपी का इलेक्शन हुआ, एमपी के इलेक्शन के बाद चेंबूर में आचार्य कॉलेज है, वहां पे हमारी हिजाब बहन को, वहां पे हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा था। तब कहां थे सेक्युलर नेता, कहां थे अलायंस वाले, कहां थे एमडीए वाले? क्यों नहीं बच्चे को जाकर एग्जाम दिलाए?
कोई भी नहीं आया। वो बच्चे लोग 2 दिन तक परेशान थे। एसडीपीआई को जैसे खबर लगी, यही लीडर है यहाँ पे जो बैठे हैं, सईद भाई, रफीक भाई त्रिपाठी साहब, यही लीडर जाके वहां पे बच्चे को एग्जाम दिलाए और उनका पास जो ये ईयर था वो पास आउट होकर दूसरे ईयर में गए। ये एसडीपीआई का काम है। आप लोग सिर्फ एक बार एसडीपीआई को मजबूत करो। सिर्फ आप लोग नहीं, आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह आपको भी दुआ देगी, हमको भी दुआ देगी इंशाअल्लाह। एक बार मजबूत करो। हम जिसको वोट देते हैं, क्या वो गारंटी है वो कांग्रेस छोड़ के, वो शिवसेना छोड़ के, वो एनसीपी छोड़ के बीजेपी में नहीं जाएगा? कोई गारंटी है? अशोक चौहान अपनी पूरी जिंदगी, एक्स सीएम महाराष्ट्र का, अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी को दिया, अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को दिया। एक ईडी के नोटिस पे उसने सीधा बीजेपी के गोद में जाके बैठ गया। बैठा कि नहीं? ऐसा कितने मुद्दे हैं? हम वोट क्यों देते हैं? हमको वोट किसके लिए देते हैं? हमको नन करप्ट, हमको भ्रष्टाचार से 5 साल वाला नेता मिले। अब अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला है, तो आप क्या अजीत पवार को मजबूत करोगे जिसके ऊपर पहले से 70,000 करोड़ का घोटाला है? हम कब समझेंगे? हमारे वोट की अहमियत को कब समझेंगे? हम वोट दे रहे हैं लेकिन हमको कुछ नहीं मिल रहा। हमारा मैनिफेस्टो भी है, ऐसे तो बातें बहुत सारी है, थोड़ा लेट हो गया लेकिन हम पूरी बात करके जाएंगे इंशाअल्लाह। जब पैलेस्टीन का यहाँ पे पैलेस्टीन पर जुल्म हो रहा था पिछले साल अक्टूबर में, यही मुमला की सरजमीन, यहाँ पे बड़े बड़े नेता, कॉर्पोरेटर्स, यहाँ पे बड़ा जो एमएलए है वो, यहाँ पे और बड़े बड़े दिग्गजमैन, बिजनेसमैन यहाँ पे रोड पे उतर के प्रोटेस्ट करने को डरते थे। हमको 2-3 बार बुलाए, बोले रोड पे प्रोटेस्ट मत करो, हम सब एक बार मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे। एक तरफ ये बोलते हैं संविधान को बचाना है, जब संविधान इजाजत देता है, आर्टिकल 19 बोलता है कि आप रोड पे उतर के प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो हम प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेंगे? हमने प्रोटेस्ट करके दिखाया, ये दारुलफला के बाहर करके दिखाया, हमारे 200 लोग के ऊपर एफआईआर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब मणिपुर का प्रोटेस्ट हुआ तभी भी कोई नहीं निकले, मणिपुर का जुल्म हुआ तभी भी कोई नहीं निकले, हम एसडीपीआई वाले निकले, अल्हम्दुलिल्लाह। ज्ञानवापी बोलो, मॉब लिंचिंग बोलो, और भी जितने जुल्म बोलो, दलित समाज के ऊपर जुल्म बोलो, क्रिश्चियन समाज के ऊपर जुल्म बोलो, मुसलमान समाज के ऊपर जुल्म बोलो, ये अपने आप को जो नेता बताते हैं हम सेक्युलर है, ये सेक्युलर लोग नहीं है, ये धोखेबाज लोग है, क्योंकि ये वो टाइम पर रोड पे नहीं आते जब टाइम होता है उतरने का। हमको ये समझना है। वो टाइम पे भी एसडीपीआई पूरे हिंदुस्तान में लोगों को प्रोटेस्ट करके अपनी आवाज बुलंद करी और उनको इंसाफ दिलाने की बात करी। आप इनकी पॉलिसी समझिए। शरद पवार जी जो है वो कोई भी समाज को इंसाफ दिलाने के लिए कभी रोड पर नहीं आते, देखा कभी रोड पे आते हैं? लेकिन यही जितेंद्र अवार्ड का फॉर्म भरने के लिए वो बराबर यहाँ पे आते हैं, रैली में जाते हैं और फॉर्म भर के आते हैं। ये दोगलापन है कि नहीं? यही अजीत पवार थोड़े दिन पहले सभा हुई थी पीछे, नजीब मुल्ला की सभा में आके स्टेज पे बैठे थे, लेकिन जहां मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख की जगह जब समाज का इश्यू होता है तब कोई भी नहीं आता है, लेकिन इनको सभा में आने का और स्टेज पे आने के बैठ करने का टाइम है, ये हमको समझना है। हमारा काम है, हम कोई यहाँ पे आपसे वोट की भीख नहीं मांग रहे। आप वोट देंगे तो भी हम काम करेंगे, आप मंत्रालय भेजोगे और अच्छा काम करके बताएंगे, और अगर वोट नहीं भी देंगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह 365 दिन, साल के 12 महीने 365 दिन 24/7 इंशाल्लाह आवाम का काम करते हुए दिखेंगे इंशाल्लाह। हमारा मैनिफेस्टो भी सुन लीजिए आप, हमारा मैनिफेस्टो भी सुन लीजिए। पहले मैं एक एमएलए के काम पे आता हूं, फिर मैनिफेस्टो बता के खत्म करता हूं। एक एमएलए जो है, जो 15 साल से एमएलए थे, उनका काम था यहाँ पर जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट्स है, वो रिजर्वेशन प्लॉट्स उनके टाइम का नहीं है। वो रिजर्वेशन प्लॉट्स 1980, 1990 जिसको डीपी प्लान बोलते हैं, डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, वो उसमें ऑलरेडी रिजर्व रहता है।
वो लोग जब वो एमएलए बनते हैं उनका काम है मंत्रालय से फंड लाना, वो रिजर्वेशन ब्लॉक को डेवलप करना, डेवलप करके स्कूल चालू करना, कब्रिस्तान चालू करना, हॉस्पिटल चालू करना और लोगों को वो स्कीम का लाभ उठाने के लिए ये एक एमएलए का काम होता है ताकि लोग सुकून में रहे। लेकिन यहाँ पे एमएलए ने वो सब काम में फेल हो गए। आपको पता होना चाहिए एक एमएलए जो 15 साल में कभी कुछ नहीं किए और 5 साल मांगते हैं, बोलते अभी सफर बाकी है। कितनी शर्म की बात है। ये वो सफर है, ये हिंदी वाला सफर नहीं है, ये वो इंग्लिश वाला सफर है। SUFFER वो बोल रहे हैं और 5 साल में कोई वोट दो, फिर और 5 साल आपको सहना बाकी है। क्या हम देंगे मौका? ये हमको समझना है। हमारा मैनिफेस्टो आप सुन लो, लिख लो। हम कभी हमारे जबान से स्लिप नहीं खाते, हम हमारी जबान से कभी पीछे नहीं हटते, हम हमारे कदमों को कभी नहीं हटाते। हमारा मैनिफेस्टो आप देख लो। हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो, आप जिस दिन हमको मंत्रालय भेजोगे, जो बड़ी बड़ी स्कीमें आती है, जो बड़े बड़े फंड आते हैं, जो एमएलए फंड होते हैं, जो कॉर्पोरेट निधि होती है, हम उसका बड़े बड़े बैनर आपके ये हाईवे पे, रोडों पे, गलियों में, बिल्डिंग की टेरिसों पे लगाएंगे। उसमें हम मेंशन करेंगे 1000 करोड़ अगर गवर्नमेंट से आया, 500 करोड़ अगर आवाम में, पब्लिक में खर्चा हुआ, वो जो खर्चा हुआ उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह हम देंगे बिल के साथ। फिर जो बचा हुआ 500 करोड़ आवाम का जो बैतुल माल है वो नीचे लिखेंगे, बचा हुआ 500 करोड़ बैतुल माल आवाम का वो गवर्नमेंट के पास जमा है। ये हमारा काम है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी जो आज तक ऐसी मुद्दे पे बात किएगी। ये हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हमारा जो है अच्छे स्कूल, जो म्यूनसिपालिटी स्कूल, वो म्यूनसिपालिटी स्कूल को हम ऐसा बनाएंगे कि प्राइवेट स्कूल भी इंशाल्लाह फेल हो जाएगी। वो म्यूनसिपालिटी स्कूल हम ऐसा बनाएंगे जो फैमिली के पास पैसे नहीं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। स्कूल के साथ जब वो 10वीं पास करता है उसके आगे इंशाल्लाह हम कॉलेज भी बनाएंगे ताकि जो बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एडवोकेट बनना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इंशाल्लाह पढ़ के अपनी तालीम हासिल करे। ये हमारा मैनिफेस्टो है। हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा मैनिफेस्टो जो है ट्रेन का है। ये जो ट्रेन यहाँ नहीं रुकती, ये इंशाल्लाह यहाँ पे हम ट्रेन रुकाएंगे भी और यहाँ से ट्रेन बन के निकले, ये भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तोरन को हम इंशाल्लाह अगर आप एक बार हमको मंत्रालय भेजे, ये 3 महीने के अंदर हम तोरन की यूनिट को कम कर देंगे और यूनिट अगर वो कम नहीं किया तो उखाड़ के फेंक देंगे इंशाल्लाह। और तोरन के साथ साथ हम यहाँ के जो रेसिडेंशियल लोग हैं, जो कमर्शियल लोग हैं, जो निम्न कलिया की आवाम है, तोरन के साथ साथ हम इंशाल्लाह फिर से गवर्नमेंट बॉडी लाएंगे और इसका सब्सिडी जो उसका सब्सिट्यूट है वो भी इंशाल्लाह आवाम के लिए लाएंगे। जो हॉस्पिटल्स जो अभी तक चालू नहीं हुआ वो इंशाल्लाह चालू करके देंगे। ये जगह जगह जो ड्रग्स बिक रहे हैं, ये माफिया लोग को उखाड़ के फेंक देंगे इंशाल्लाह। हम ये ड्रग्स को इंशाल्लाह यहाँ से खत्म करेंगे। ये हम लिखते हैं, जितने भी यहाँ पे ड्रग्स पेडलर्स होंगे वो सुनते होंगे, सुन लो, आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे। जो ड्रग्स के एडिक्ट हो रहे हैं उनके लिए रिहैब सेंटर भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे ताकि वो जो ड्रग्स से पीड़ित है उसका वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो सके। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं हमारे पास, पानी की टाकी से लेके ये बस डिपो है, बस डिपो को भी इंशाल्लाह बनाएंगे। बस डिपो के साथ बस स्टैंड भी बनाएंगे। 24 आवर्स हम इंशाल्लाह बस की फैसिलिटीज यहाँ पे चालू करेंगे और फीमेल्स के लिए इंशाल्लाह बस सर्विस हम फ्री रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे इंशाल्लाह। रिक्शा की जो फैसिलिटीज है, रिक्शा स्टैंड अच्छा बनाएंगे और रिक्शा की भी फैसिलिटीज जितना दिन में चलती है उसका 50% आपको इंशाल्लाह रात में सर्विस मिलेगी। जो अभी यहाँ पे बेचारे हमारे भाई लोग धक्का खा के आते हैं वो नौबत को इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं और एक एमएलए का एक और डेवलपमेंट प्लान बता देता हूं मैं जो उन्होंने काम किए। इन्होंने रोड वाइंडिंग किए थे। ये हमारे भाई जो हॉकर्स लोग हैं सामने, उन्होंने बड़ी महफिल में 33 करोड़ की हैंगिंग मार्केट पास किए थे। आज तक वो हैंग है, दिख रहा नहीं है, लेकिन पैसा शायद पॉकेट में चले गया है। ये बेचारे अभी तक लटक रहे। इनको इंशाल्लाह ओनरशिप वाली हैंगिंग मार्केट लाके देंगे इंशाल्लाह। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन लो भाई लोग। ये बस एक आखिरी बात बोल के खत्म करता हूं। जब ये रोड वाइंडिंग हो रहा था, हमारे कितने
कितने भाई लोग की दुकान तोड़ी गई, हमारे कितने लोग भाई लोग बहन लोग की बिल्डिंग तोड़ी गई, कुछ लोग को घर मिले, कुछ लोग को शायद अभी भी नहीं मिले होंगे। वो जो बताते हैं विकास एम गेट, वो एम गेट पर्सनल प्रॉपर्टी पे है। आज भी वहां पे 40 से 45 लोग ऐसे हैं जिनको दुकान के बदली दुकान नहीं मिली। ये इनका डेवलपमेंट है, फेल डेवलपमेंट है। आप लोग जब अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढते हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आप सामने वालों का चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसका खानदान पूरा डीप सर्च करते हो, स्टडी करते हो, लड़के की इंक्वायरी करते हो, लड़की की इंक्वायरी करते हो, फिर जाके आप कहीं रिश्ता तय करते हो। वैसी वोट्स है, जब आपके पास कोई वोट्स मांगने आए उसको स्टडी करो, आपके लिए क्या काम किया, आपका हक कौन मार के खाया, आप पे जब जुल्म हुआ उसने आपको इंसाफ वाली बात किया कि नहीं, आपको इंसाफ दिलाया कि नहीं, फिर जाके उसको वोट देना। ऐसी तरीके से इंशाल्लाह आप लोग एक बेहतरीन लीडर को चुनोगे। और ये जितने लोग जीत के बीजेपी में जम मारते, हम यहाँ पे जितने भी एसडीपीआई वाले हैं, ये चाहे ईडी की नोटिस हो, एटीएस हो, पुलिस स्टेशन हो, जो भी हो, हम नहीं डरते। हम ये सब देख के आए और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खड़े आपके सामने बात कर रहे हैं। और ये जो हमारे भाई पीछे कोई पुलिस वाला होगा, आप लोग के लिए भी हमने डेवलपमेंट का हिस्सा रखा है भाई। इंशाल्लाह आप लोग का भी अपलिफ्टमेंट करेंगे। जो बच्चा पैदा होता है मरने तक की हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास ब्लूप्रिंट रेडी है। एक मौका दो, एक बार आप एक बार एक ऑटो रिक्शा को तेज से दबाओ। वोट एक शहादत है, एक बार याद रखना, वोट एक गवाही है। आप अपना गवाही, आप अपना शहादत कभी ये चोरों को नहीं दे सकते, ये लुटेरों को नहीं दे सकते। आप एक सच्चों को अपनी शहादत दो, भले वो जीते हारे, वो तो फैसला आसमान से उतरेगा, लेकिन आप शहादत अगर सच्चे दिल से देंगे, सच्चे लोग के इसमें देंगे, तो जरूर आसमान से फैसला उतरेगा और इंशाल्लाह ये एसडीपीआई जीत के आएगी इंशाल्लाह। और एक बार हम जीत के आए, हम आपसे वादा करते हैं आप लोग कभी इंशाल्लाह नाउम्मीद और मायूस नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को याद रखना है कि 10 नंबर का बटन है और हमारी निशानी, अरे जोर से दहाड़ो, और जोर से दहाड़ो। कितना नंबर बटन है? इतना जोर से दहाड़ो कि टोरेंट के पावर ऑफ हो जाने चाहिए। हमारी निशानी क्या है? और एक जरूरी ऐलान, कल हमारी दोपहर में 1:30 बजे कोलीवाड़ा मुमरा स्टेशन से हमारी रैली निकलेगी। इसी के साथ दत्तूवाड़ी मुमरा स्टेशन से हमारी रैली निकलेगी 1:30 बजे। जो सबसे आखिरी रैली है एसडीपीआई की 1:30 से 5, आप सभी लोग वहां शिरकत करें। मैं इसी नज़म के साथ खत्म करता हूं जो हमारे एसडीपीआई के लिए है कि अहिंसा का विरोधी हूं, बातिल का मैं दुश्मन हूं, बेराहों का मैं राही हूं, भटके हुओं का रहबर हूं, मजलूमों का साथी हूं। मैं एसडीपीआई हूं, मैं एसडीपीआई हूं, मैं एसडीपीआई हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपने जो यहाँ लीडर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं और हमारे जो भाई यहाँ पे खड़े होकर हमको काफी देर से सुन रहे थे, हमारे भाई जो है हमारे लिए आज उनकी मोहब्बत दिखाई में आ गई कि वो एसडीपीआई को कितना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी, एक 2-3 घंटे के लिए जो अपने बिजनेस को उन्होंने शिफ्ट करके अंदर लिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं भाई लोग। आप लोग हमको इंशाल्लाह वोट्स भी दीजिए और दुआ से भी इंशाल्लाह नवाजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे शाहरुख साहब सदाशिव त्रिपाठी साहब को शॉल पहनाए और उनकी गुलपोशी करिए। शाहरुख साहब सदाशिव त्रिपाठी साहब की गुलपोशी करिए शॉल पहनाकर।